फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं और आप सभी लोगों का थैंक्स भी देना चाहता हूं जिस तरह से आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है और उस पे कमेंट्स दिए हैं। आपका फीडबैक हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि हमें हमारी वीडियोज़ में किस प्रकार के चेंजेस लाने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी लग रही है, आपको ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपका जो फीडबैक है वो हमें कांस्टेंट मिल रहा है एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर दैट। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो भी वीडियो हम बनाते हैं और इस पोर्टल पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत रिलायबल है, साइंटिफिक है और काफ़ी बुक्स की स्टडी करने के ऊपर है, जिसमें मेडिकल जर्नल्स भी होते हैं, ट्रेंड जो रिसेंट हैं ऑटिज़म से रिलेटेड उनके ट्रीटमेंट से है, असेसमेंट से है। तो उस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशंस इसके अंदर होती हैं और जितने भी रिक्वायर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हो या फिर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हो और अदर रिक्वायर्ड प्रोफेशनल्स हो, उनका हम टाइम टू टाइम कंसल्टेशंस लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं उनसे कि और ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशंस हैं जो पेरेंट्स को हमें इस पोर्टल के थ्रू बतानी चाहिए और वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स करते हैं, घर पे करते हैं या फिर वो दूसरे प्रोफेशनल्स को जब चूज़ करते हैं तो कौन सी मिस्टेक्स वो करते हैं। तो उनके बारे में हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करते रहते हैं। तो जब हम इतनी इंफॉर्मेशंस और जिस साइंटिफिक तरीके के साथ हम रिट्राइव कर रहे हैं तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर हो सके तो सब्सक्राइब करें और उन पेरेंट्स को ज़रूर बताएं जो पेरेंट्स कहीं और पर थेरेपी ले रहे हैं और वो प्रोसेस से या जो प्रोग्रेस है उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो वो उस वीडियो को देखकर सही एजुकेशन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि सही इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही आने वाले ट्रीटमेंट में बहुत मददगार साबित होती है। तो हम आगे चलते हैं और जो पेरेंट्स इस चैनल से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और जो अभी न्यू हैं, मैं उन लोगों के बारे में प्रीवियस जो वीडियो है कुछ ब्रीफ कर दूं कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं या फिर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट होते हैं या डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट होते हैं और स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, उनका रोल किस जगह पर होता है और वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि जो स्पेशल एजुकेटर्स है वो किस कंडीशंस में रिक्वायर्ड होते हैं, कहाँ पर पेरेंट्स को उनकी हेल्प लेनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या वर्क होता है और किस कंडीशंस में उनकी हेल्प लेनी चाहिए। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो एक बिहेवियर थेरेपिस्ट भी है, वो एक मेंटल एबिलिटीज़ को असेस करने वाला भी है। और जो कोग्निटिव थेरेपी होती है, स्पेशली बच्चे का जो अटेंशन इंक्रीज़ करना होता है, जॉइंट अटेंशन इंक्रीज़ करना होता है या फिर कम्युनिकेशन जो स्किल्स इंक्रीज़ करनी है या जो सोशल इंटरेक्शंस इंक्रीज़ करना होता है, उसके लिए किस तरह से मददगार साबित होता है। तो हम इसके साथ ही आगे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बिहेवियर थेरेपी। तो जो बिहेवियर थेरेपी है, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑटिज़म के साथ जो बिहेवियर्स काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हाइपर एक्टिविटी है, रेस्टलेसनेस होती है, इम्पल्सिविटी होती है, वो एक जगह पर बैठते नहीं हैं, उनका सिटिंग स्पैन बहुत कम है, वो यहाँ से वहाँ रोम करते रहते हैं और उनको कोई कमांड्स दी जाती है वर्बली तो उस कमांड्स को फॉलो नहीं करते हैं। और अगर वो कोई सामान रखी हुई रहती है या फिर किसी नई जगह पर जाते हैं या फिर मार्केट में जाते हैं या किसी रिलेटिव के पास जाते हैं तो वो चीज़ों को रिक्वेस्ट ना करके डायरेक्टली स्नैच कर लेते हैं। तो ये जो इम्पल्सिविटी है, ये जो रेस्टलेसनेस है, हाइपर एक्टिविटी है, तो इन सब चीज़ों को हम किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम बिहेवियर थेरेपी के बारे में जानें या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में जानें या फिर
बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी के बारे में जाने या एडवांस्ड मॉडिफिकेशन थेरेपी के बारे में जाने, जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है। तो इस थोड़ा सा हम हिस्ट्री के तरफ जाना चाहेंगे। जो बिहेवियर थेरेपी है, फर्स्ट वो स्टार्ट हुई थी इवान पावलोव अराउंड 1890s। और उन्होंने बेसिकली रैट्स पर और डॉग्स के ऊपर क्लासिकल कंडीशनिंग किया हुआ था। उसके बेसिस पे उन पर उन्होंने बताया कि किस तरह से एनिमल्स के बिहेवियर्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, उन्हें किस तरह से ज़्यादा ट्रेन किया जा सकता है, और ह्यूमन किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर 50 years, so I'll say near about 1950s around 1940s around, तो एक BF स्किनर रिसर्चर हुए थे। उन्होंने कहा कि एनिमल्स पे जो बिहेवियर्स होते हैं, उन्हीं के सेम तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं वो ह्यूमन की पर्सनालिटी में भी होते हैं। हम जैसे कि ह्यूमन की जो पर्सनालिटी होती है, कुछ लोग इमोशनल्स होते हैं, कुछ लोग बहुत रूड होते हैं, और कई लोगों की पर्सनालिटी बहुत शाई होती है। तो इन पर्सनालिटीज़ को, या फिर उन कई कई बार जो क्रिमिनल साइकोलॉजी वाले केसेस होते हैं, जो स्पेशली क्रिमिनल का जो वर्क रहता है, किस तरह से जो बच्चे होते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, सामाजिक प्रॉब्लम्स की वजह से, जो उनका एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस होता है उन सब की वजह से। तो उसके कुछ समय के बाद जो बिहेवियर थेरेपिस्ट थी वो उनको मेडिकल फील्ड में भी लाया गया। उनमें ये देखा गया कि ये जो बिहेवियर के जो कैरेक्टर्स हैं, क्या हम उनको मेडिकल फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑटिज़म का एक क्लियर कट केस था। तो उस समय एस्पर्जर एंड कैनन ने यहाँ पे कहा कि ऑटिज़म के केसेस में हम इन बिहेवियर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, हम उनको उसमें यूज़ करते हैं। तो उसके बाद फिर ऑटिज़म में काफ़ी क्लियर कट ये पता चलने लग गया कि हमें ये जो बिहेवियर थेरेपीज़ है, हम उनको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी में किस तरह से कम कर सकते हैं। तो ये तो अभी तक बात हुई कि किस तरह से हिस्ट्री है बिहेवियर थेरेपी की, किस तरह से वो ऑटिज़म के केसेस में आई हुई है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, जिसके लिए पेरेंट्स ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। वंस अगेन मैं आपको ब्रीफ कर दूँ, बिहेवियर थेरेपीज, हाइपर एक्टिविटीज़, रेस्टलेसनेस, या एक जगह पर टिक करना बैठना, एकाग्रता में कमी होना, इन सब का स्पेशल एजुकेटर और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये एक मेडिकली प्रॉब्लम है जिसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। वो अपनी एकेडमिक्स में और जब वो पढ़ाई करते हैं उस दौरान वो इस चीज़ को पढ़ाई करते हैं कि किस तरह से हम बिहेवियर ट्रेनिंग्स को समझ सकते हैं, बच्चों के बिहेवियर्स को किस तरह से उन्हें धीरे धीरे करके हम शेप भी कर सकते हैं। तो मैं पेरेंट्स को यही दोहराना चाहता हूँ कि अगर बिहेवियर इश्यूज़ के लिए अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, या फिर आप स्पेशल एजुकेटर के पास जा रहे हैं, या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप कृपया इस मिस्टेक को ना करें। जो सर्टिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास जाएं, वो इस चीज़ के लिए ट्रेंड है, और भारत सरकार के जो भी मानक दिए हुए हैं उसके अनुसार स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या बिहेवियर थेरेपिस्ट या मेंटल एबिलिटीज़ स्पेशलिस्ट, ये और या फिर कम्युनिकेटिव स्पेशलिस्ट, ये बहुत एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेंड पीपल होते हैं जो कि आपके बच्चे की बिहेवियर्स को असेस करते हैं और किस तरह से उन बिहेवियर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से चेंज कर सकते हैं, सो दैट उनके जो बिहेवियर कंप्लेंट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो सके। तो ये इशू भी जो बिहेवियर थेरेपीज़ है या जो बिहेवियर बच्चों के इश्यूज़ होते हैं, ये जिस तरह से ऑटिज़म की प्रॉब्लम है उसमें हमें 3 चीज़ें देखने को बड़ी क्लियर कट मिलती हैं। पहले तो है कि उसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन द सेंस कि उन बच्चों में सीवियर अटेंशन डिफ़िकल्टीज़ होती है। वो एक जगह पर देखते नहीं, यहाँ पर फेस में नहीं देखते हैं, या फिर जो भी आप उनको काम करा रहे हैं स्पीच थेरेपी के दौरान या एकेडमिक का कोई काम करा रहे हैं तो वो उस पे नीचे नहीं देखते हैं। जो दूसरा इश्यूज़ है और उनके साथ रहता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का, उनकी कम्युनिकेशन बहुत पुअर रहती है। उसमें हम इस कम्युनिकेशन स्किल्स को 2 तरह से समझ सकते हैं। एक तो कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लो फंक्शनिंग ऑटिज़म, एक होते हैं हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म। जो लो फंक्शनिंग ऑटिज़म होते हैं उनमें हाइपर एक्टिविटी है, रेस्टलेसनेस होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। वो कई बार
अगर लाफिंग है, कराई है तो काफ़ी समय तक कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं, तो बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं लो फंक्शनिंग ऑटिज़म में। तो उनके अंदर जो स्पीकिंग की स्किल्स हैं वो काफ़ी समय की वो प्रैक्टिस करानी पड़ती है, वो ट्रेनिंग करानी पड़ती है, उसके साथ धीरे धीरे करके वो आती है। और जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म होते हैं, हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म के केस में जो स्पीच वो रिलेटिवली अराउंड आई से 3.5 ईयर्स और 4 ईयर्स के अराउंड आ जाती है। तो पेरेंट्स कई बार इस कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं कि ये तो धीरे धीरे बच्चा सीख लेगा। तो मैं अगेन पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि अगर कोई भी स्पीच से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, अटेंशनल डिफ़िकल्टी से रिलेटेड आपको कोई इशू है, तो आप उसके लिए सर्टिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाइए। वो एक प्रॉपर असेसमेंट करता है, उनको रेट करता है और किस तरह से उनको एड्रेस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका एक ट्रीटमेंट चार्ट भी बनाता है जिसमें शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स है, पेरेंट्स की क्या पेरेंट्स किस तरह से अपनी एनर्जी को फोकस कर सकते हैं और स्पीच थेरेपिस्ट किस तरह से उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो इसके साथ ही जो हमारा अभी टॉपिक था, हम उस टॉपिक पे दोबारा आते हैं कि जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं ये ऑटिज़म के साथ रहते ही हैं। और इन बिहेवियर इश्यूज़ के लिए कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ पे 1.5 साल 2 साल वो थेरेपिस्ट कराते रहते हैं। और जब तक पता चलता है कि बच्चे की जो एज है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो चुकी है, फिर उनको लगता है कि ठीक है अब इसके बिहेवियर इश्यूज़ तो उतने ज़्यादा ठीक नहीं हुए हैं, चलो हम एक बार स्पीच थेरेपिस्ट से मिल लेते हैं। जब वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो मैं एक आप चीज़ आपको बहुत नोटिस करने वाली और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि स्पीच थेरेपी या जो डेवलपमेंट ऑफ स्पीच है वो हम अगर एक नॉर्मल बच्चे में देखते हैं तो उसमें बच्चा आज के समय में जिस तरह से हमारा स्पीकिंग का एनवायरनमेंट है, जिस तरह से लर्निंग एटमॉस्फेयर है, चाहे वो पेरेंट जिस तरह से आजकल जो टॉयज़ आए हुए हैं मार्केट में या फिर जिस तरह से बुक्स आई हुई हैं, क्रिएटिव बुक्स आई हुई हैं, तो ये जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट से जो आजकल के बच्चे आए से अराउंड 1 ईयर वो एंड 1 ईयर में उसमें काफ़ी कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मम्मी पापा, बेसिक वोकैब्स जो रहती है वो धीरे धीरे करके उनकी आती रहती है। तो एक नॉर्मल डेवलपमेंट अगर हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व करें, देखें, तो उसमें हमें पता चलता है कि 1 ईयर का बच्चा बोलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देता है और फिर धीरे धीरे करके वो बेसिक एंड एडवांस्ड वोकैब्स की तरफ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जो ऑटिज़म के जो केसेस रहते हैं उसमें कई बार पेरेंट्स होते हैं कि उनको लगता है कि ये तो थोड़ा सा बोलना स्टार्ट किया कर दिया है, तो एक काम करते हैं हम इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं, या वो किसी गलती से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं या स्पेशल एजुकेटर के पास चले जाते हैं। वो वहाँ पर बच्चे को, क्योंकि वो स्पीच के तो प्रोफेशनल्स हैं नहीं, तो वो बच्चे को बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स में इंडल्ज कर देते हैं जिससे बच्चे की जो स्पीच आनी होती है वो भी रुक जाती है, जो स्पीच आनी होती है वो भी रुक जाती है। और वो कुछ टंग एक्सरसाइजेस कराते रहते हैं, कुछ फेस मसाज कराते हैं, कभी बच्चे को कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं, कभी कुछ खाने का दे देते हैं। तो मेरा पेरेंट्स से ये रियली रिक्वेस्ट है, आप जब भी बच्चे की स्पीच थेरेपी होती है आप हमेशा डिमांड करें कि हमें बच्चे के साथ ही बैठना है, हमें अंदर ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस बहुत रिक्वायर है। जितना आप ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप घर पे जाके बच्चे को करवा भी पाएंगे। तो आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रेजेंटली ले रहे हैं तो उनसे स्ट्रॉन्गली कहें, क्लेम करें कि जब भी स्पीच थेरेपी होती है वो उनको अंदर बैठना है, उनको देखना है कि अब वो बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। तो और इस चीज़ के लिए मैं जितने भी स्पीच थेरेपिस्ट हैं, लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, मैं सबका बहुत इनके हार्डवर्क को बहुत एडमायर करना चाहूँगा कि जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से उनकी नॉलेज होती है, वो पेरेंट्स को अंदर बिठाते हैं, उनको दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चे के साथ थेरेपी करनी चाहिए, कि उनके बिहेवियर्स को किस तरह से हमें समझना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के बिहेवियर्स को बढ़ा भी देती हैं, और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करते हुए हमें बच्चे के बिहेवियर्स को हैंडल करना चाहिए। तो जो आज की वीडियो थी, उस वीडियो में जो हमारा मेन पर्पज़ है वो यही है कि जो हमारे बिहेवियर इश्यूज़ हैं, उन बिहेवियर इश्यूज़ को हमें किस तरह से समझना चाहिए। तो जो ओवरऑल कंक्लूज़न यही है कि ये जो बिहेवियर इश्यूज़ हैं इसके लिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, या फिर हम उसे कहें एक बिहेवियर थेरेपिस्ट कहें,
या हम उसे कहें कि मेंटल एबिलिटीज़ को समझने के लिए और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए ये जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं बहुत ही प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड होते हैं और बहुत उनकी जो एजुकेशन होती है वो इसी तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए होती है। तो जो पेरेंट्स होते हैं, अगेन आई से बिहेवियर इश्यूज़ को जाने में समय लगता है, लेकिन वो तभी हमारी प्रॉब्लम्स एड्रेस होगी जब हम एक करेक्ट डॉक्टर के पास जाएंगे और जिसके लिए एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट राइट पर्सन है, सही पर्सन है। तो इसके साथ ही वंस अगेन एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं अगर वो कहीं पर थेरेपी ले रहे हैं या वो इनिशियल स्टेज में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कौन सी थेरेपी करनी चाहिए, कैसे थेरेपी करवानी चाहिए, किससे मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमारा जो एड्रेस है, इंडिया में अगर आप कहीं पर भी हैं, किसी भी कोने में अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए, फ्री नॉलेज चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए, साइंटिफिक चाहिए, रेशनल चाहिए और जो मेडिकल साइंस के बेसिस पे हो, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और ये पानीपत में है, करनाल में है हमारी ब्रांचेस। आप ये नंबर है आप और हाँ, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है, आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं और सही इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।